अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम पास पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पेपर है हमारे पास, ये 2011 का NTS कराची का पेपर है। बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लंगस नहीं है, ये फंगस है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज़ यूटिलाइज इन बेकिंग इंडस्ट्री। वो कौन सा फंगस है इनमें से जो बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है? तो अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान दिया हो फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपको मालूम होगा कि वो यीस्ट है। और यीस्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यीस्ट जो है वो बाकी फंगस से डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि बाकी जितने भी फंगस हैं किंगडम फंजाई में, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, जबकि जो यीस्ट है ये हमारा यूनिसेलुलर फंगस है। तो यीस्ट जो है, और मोस्ट कॉमनली जो यीस्ट, अच्छा एक और कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि यीस्ट कोई एक फंगस है। यीस्ट जो है ये एक ग्रुप है, इसके अंदर कुछ फंगस आते हैं और वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और उसमें सारे भी फ़ायदेमंद नहीं होते, सारे यीस्ट इस्तेमाल नहीं किए जाते। जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, उस यीस्ट का नाम भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है चैप्टर 8 में, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ये वो यीस्ट है जो बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और यीस्ट है जो बुक के अंदर मेंशन है, उसका नाम है कैंडिडा। ये बेकिंग इंडस्ट्री में नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि ये एक पैथोजन है। पैथोजन का मतलब ये बीमारी जो है वो कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है इंसानों के अंदर, जिसे कैंडिडाइसिस भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मशरूम्स की अगर हम बात करें तो मशरूम्स को बेकिंग इंडस्ट्री में नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन मशरूम्स जो है ये एडिबल होते हैं, इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड मोल्ड जो है ये बेसिकली आपके वो फंगस है जो जाइगोमाइकोटा के अंदर होते हैं, म्यूकर एंड राइजोपस, ये दो नाम जो है ये बुक में आपको मिल जाएंगे। ये वो हैं जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, फूड को रॉट करते हैं, ख़राब करते हैं। पेनिसिलियम, इसके बारे में तो खैर आपको लाजिम पता होना चाहिए कि ये वो फंगस है कि जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक मिली थी और इसी के नाम पर उस एंटीबायोटिक का नाम रखा गया था, पेनिसिलिन। ये ड्यूट्रोमाइकोटा जो फंगस का चौथा ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। और नियोमाइसिन, ये फंगस का नाम नहीं है, ये बेसिकली एंटीबायोटिक का नाम है जो फंगस से मिलती है, नियोमाइसिन। ओके, तो आंसर हमारा जो है वो यीस्ट था। ये सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट्स। ये 5 नाम दिए हैं और आपसे पूछा है कि भाई ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सा आता है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 9 के शुरू में देखा हो तो एक डिवीजन बनी हुई है, एक आउटलाइन बनी हुई है किंगडम प्लांटे की। प्लांट्स की 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक ये हैं जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं और एक और होती है जिसे हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। फ़र्क क्या होता है इनके अंदर? जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, तो इनके पास, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। तो इनके पास वैस्कुलर बंडल नहीं होते, जबकि इनके पास वैस्कुलर बंडल होता है। ये अर्ली प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी बहुत छोटी सी होती है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, उसमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते। जबकि ये एडवांस प्लांट्स हैं, इनके अंदर कुछ में पहले सिर्फ स्टेम आता है, फिर रूट्स आते हैं, फिर लीव्स आते हैं। लेकिन जो एडवांस ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके पास रूट, स्टेम, लीव्स जो है वो प्रॉपरली मौजूद होते हैं। और भी डिफरेंसेस हैं, ये हम चैप्टर 9 जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। फिलहाल ब्रायोफाइट्स के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, 3 क्लासेस हैं जो ब्रायोफाइट्स के अंदर आती हैं। पहली का नाम जो है वो है हेपेटिसी। हेपेटिसी का दूसरा नाम जो है वो है लिवरवर्ट्स, ये आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा, हेपेटिसी। अच्छा, दूसरी जो क्लास है उसका नाम है मस्की, जिन्हें मॉजेस भी कहते हैं। और आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट या लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस, तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं वो फिनेरिया है, फिनेरिया मस्की है, मॉसेस से बिलोंग करता है। और तीसरी जो है वो है क्लास एंथोसेरोटिक। तो ये तीनों क्लासेस हैं जो ब्रायोफाइट्स के अंदर आती हैं। अब इसमें से जो ये वाली क्लास है मस्की, ये मोस्ट कॉमन है और इनका दूसरा नाम जो है वो है मॉजेस। तो ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करती हैं, तो हमारा जो आंसर है वो ये है। बाकी जो 4 कैटेगरीज हैं ये बेसिकली बिलोंग करती हैं ट्रैकियोफाइट से। ये जो क्लब मॉजेस हैं ये मॉजेस से डिफरेंट होते हैं, ये एडवांस प्लांट हैं और ये ट्रैकियोफाइट से बिलोंग करते हैं और इनका दूसरा नाम जो है वो है लाइकोप्सिडा। ये जो फर्न्स हैं, फर्न्स जो हैं इनका दूसरा नाम है टेरोप्सिडा। सीड प्लांट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं स्पर्मोप्सिडा। और ये जो हॉर्स टेल हैं ये बेसिकली इक्विसिटम को कहते हैं, हॉर्स टेल, और ये जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो कैटेगरी कहलाती है स्फिनोप्सिडा। तो ये चारों जो हैं ये बेसिकली ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आते हैं। स्पीशीज ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स आर, तो हमारे पास
किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे फाइलम हैं, उसमें से एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर वो मेंबर्स आते हैं कि जिनकी बॉडी चपटी सी होती है, तो दैट इज़ वाई इनका दूसरा नाम जो होता है वो होता है फ्लैटवर्म्स। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन इन्हें पूछा है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर आता है प्लेनेरिया और टेपवर्म, और इसके अलावा एक और है जो आपके बुक के अंदर बना हुआ है, वो है लिवर फ्लूक। तो ये तीनों जो हैं ये प्लेटीहेल्मिन की एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। राउंड वर्म कौन होते हैं? राउंड वर्म का दूसरा नाम होता है नीमाटोडा। राउंड वर्म का दूसरा नाम नीमाटोडा है। ये जो हुकवर्म है इसका जो दूसरा नाम होता है ये भी नीमाटोडा से बिलोंग करता है, और इसका एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं एनकाइलोस्टोमा। हुकवर्म जो है इसका दूसरा नाम होता है एनकाइलोस्टोमा। ये जो थ्रेड वर्म है, थ्रेड वर्म का दूसरा नाम होता है वो केरेरिया, और इसका एक और नाम भी होता है वो है फ्लैरियल वर्म। ये फ्लैरियासिस कॉज करता है, जिसका दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर जो है वो सूज जाता है। और ये वाला जो वर्म है ये इसका एक और नाम होता है, दिस इज नोन एज एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ये सारे पैरासाइट्स हैं इंसानों के ऊपर, यूजुअली इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं ये। ओके, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म अगेन किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है जिसके अंदर स्टारफिश आती है। एकाइनोडर्म का मतलब ये होता है, डर्मा का मतलब स्किन है या लेयर है, और एकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस। तो इनकी जो स्किन होती है उसमें स्पाइंस होते हैं, छोटे छोटे कांटों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि इनका कोई ख़ास फीचर है इन चार में से, वो बता दें। तो सबसे पहला दिया हुआ है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो है ये एकाइनोडर्म्स का फीचर नहीं होता, ये फीचर होता है सबसे पहले फाइलम का, जिन्हें हम कहते हैं स्पंजिस, या उस फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। दूसरा दिया हुआ है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये हमारा राइट आंसर है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम फीचर होता है एकाइनोडर्म्स का। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए होता है, और ये मौजूद होता है इंसेक्ट्स के अंदर, और इंसेक्ट बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ये बहुत सारे एनिमल्स के अंदर होता है, कुछ में ये ओपन टाइप वाला होता है, कुछ में ये क्लोज टाइप वाला होता है, तो ये ख़ास कोई फीचर नहीं है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके दो स्टेप्स होते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं, एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, एक को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों काम होते एक ऑर्गेनल के अंदर है, उस ऑर्गेनल का नाम दिया हुआ है वो है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इन्होंने पूछा है कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होते हैं। तो पहले तो आपको क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये उसकी आउटर लेयर है, इसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास एक तरह के ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तरह के ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं सर्कुलर से। ये जो एक सर्कुलर सा बैग आपको नज़र आ रहा है, ये एक बैग कहलाता है थाइलाकॉइड। दिस इज़ नोन एज थाइलाकॉइड। और ये जो बैग्स का एक ग्रुप बना हुआ है, ये पूरा ग्रुप कहलाता है ग्रेनम। ये डायग्राम आपको चैप्टर नंबर 4 में भी मिल जाएगी फर्स्ट ईयर में, और चैप्टर नंबर 11 में भी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बाकी जितना भी सराउंडिंग मटेरियल है, ये जितना भी सराउंडिंग इस तरह के बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन इसके अलावा जो सराउंडिंग मटेरियल है दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा। बस इतना अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। देखिए, दोनों रिएक्शन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ? तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है इन एरियाज़ में, जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। तो थाइलाकॉइड हो तो तब भी सही है, और अगर ग्रेना हो तब भी सही है, लेकिन बेटर है कि थाइलाकॉइड हो ऑप्शंस के अंदर। तो लाइट रिएक्शन यहाँ पर होता है, और डार्क रिएक्शन जो है ये इससे बाहर वाला एरिया जितना भी है यहाँ पर होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है। लाइट रिएक्शन को ही लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, तो वो हमारे पास स्ट्रोमा में नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है फोटोसिंथेसिस के साथ।
अच्छा, और क्या लिखा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। मैंने अभी बताया आपको कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, थाइलाकॉइड या ग्रेनम कह लें या थाइलाकॉइड कह लें, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता, और ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस रूल आउट हो गए। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मैंने दूसरी वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन किया है, दूसरे पास पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली एक मशीन है, वैसे तो ये प्रोसेस है लेकिन मैं इसे मशीन कहता हूँ। तो इस मशीन के अंदर एक, जिस तरह गन्ने की मशीन होती है, एक तरफ से गन्ना जाता है और दूसरी तरफ से जूस बाहर आता है, बिल्कुल उसी तरह ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज जाता है और जो दूसरी तरफ से बाहर आता है उसे हम कहते हैं पायरोविक एसिड। अच्छा, कितने ग्लूकोज जाते हैं, तो एक ग्लूकोज जाता है। कितने पायरोविक एसिड आते हैं, 2। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में 2 बातें अगर आप और याद रख लें, वो ये है कि ये होता कहाँ है, सेल के अंदर कहाँ होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और एक और बात अगर आप याद रख लें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो ये होता है विदाउट ऑक्सीजन, तो दिस इज नोन एज एनारोबिक प्रोसेस। बस ये 4 बातें जो हैं ये एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने पूछा है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है भाई, पायरोवेट। पायरोवेट का दूसरा नाम होता है पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड कह लें, पायरोवेट कह लें, की बात है। द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन अ टिश्यू इज कॉल्ड। अगर किसी टिश्यू के अंदर आपके ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, वो क्या है। देखिए, पहली टर्म क्या है, हैमरेज। हैमरेज नहीं कहते इसे, हैमरेज कहते हैं ब्लड के लीक होने को। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और सपोज कर लें कि इस ब्लड वेसल के अंदर कहीं पर इस तरह से गैप आ जाए, ये रप्चर हो जाए, तो होगा क्या, जो ब्लड फ्लो हो रहा था इसके अंदर, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा था ये यहाँ से लीक करने लगेगा। दिस इज नोन एज हैमरेज। अब ये 2 तरह का होता है, अगर ये बॉडी से बाहर लीक कर रहा है तो एक्सटर्नल हैमरेज कहेंगे, और अगर बॉडी के अंदर ही लीक कर रहा है तो इंटरनल हैमरेज कहेंगे। अगर बॉडी के बाहर लीक कर रहा है तो बहता चला जाएगा, लेकिन अगर बॉडी के अंदर है, ये स्किन है और स्किन के अंदर ही ब्लड जो है वो बह रहा है, तो यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो जब टिश्यू के अंदर ब्लड जमा हो जाता है तो इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है और वो है हीमाटोमा। हीमाटोमा कहते हैं किसी भी टिश्यू के अंदर ब्लड अगर जमा हो जाए तो उस के लिए एक टर्म यूज़ होती है हीमाटोमा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। हेपेटोमा ये आपके लेवल पर दिया हुआ ही नहीं है। हेपेटोमा बेसिकली लिवर का एक ट्यूमर होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हीमोसील, हीमोसील की टर्म आपकी बुक के अंदर है। हीमोसील क्या है, जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर एक अदद स्पेस होती है कि जहाँ पर उनका ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि उनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन टाइप के अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं रहता बल्कि स्पेसेस में घूम रहा होता है। तो वो स्पेस के जहाँ पर इनका ब्लड होता है वो स्पेस कहलाती है हीमोसील। और हेमाटेमेसिस ये भी आपकी बुक के अंदर नहीं है टर्म, ये मेडिकल के अंदर पढ़ाई जाती है। हेमाटेमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग जिसके अंदर ब्लड हो। ओके, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन इन। तो इन्होंने कहा है भाई वो कौन सा एनिमल है इसमें से कि जिसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल। तो पहला ही हमारा आंसर है वो है कॉकरोच। ये एमसीक्यू इंटर के अंदर भी बार बार पूछा जाता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट आर। तो कॉकरोच जो है चूंकि एक इंसेक्ट है तो उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेलफिजियन ट्यूब्यूल होता है। ये मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे तो ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये फोरगट होता है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये मिडगट होता है और इसके बाद हाइंडगट होता है। अच्छा, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बारीक बारीक से स्ट्रक्चर जो ये नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इस तरह की ट्यूब्स होती हैं और इस एक ट्यूब को हम कहते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल। इसके अंदर यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं और इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू जो है वो फ्लूइड होता है। ये पूरी बॉडी इसकी भरी हुई होती है फ्लूइड से, वो फ्लूइड एंटर होता है और फिर वो इस तरफ मूव करता है, वो फिल्टर होता हुआ जाता है। तो ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह इनके अंदर ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अर्थवर्म के अंदर इस तरह की एक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया। तो अर्थवर्म में मेलफिजियन ट्यूब्यूल नहीं होता बल्कि नेफ्रीडिया होता है जो हमारे नेफ्रॉन की तरह की एक ट्यूब होती है। ये क्या लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है यहाँ पे। ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया प्लेटी हेलमिन से बिलोंग करता है और इनके अंदर होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया थे लेकिन इसके अंदर होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। और थोड़ा बहुत भी अगर आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है तो आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या होता है। दे आर कॉल्ड
फ्लेम सेल। प्लूटो नेफ्रिडी आर आल्सो नोन एज फ्लेम सेल। हाइड्रा के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रा के अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा एनिमल है और इसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है और इसकी बॉडी के अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी होता है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो उससे जान छुड़ा लेता है। बाकी ये पता नहीं क्या लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, खैर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ मूवमेंट इज कॉज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस इज कॉल्ड। चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर कुछ मूवमेंट्स दी हुई हैं, ग्रोथ की मूवमेंट्स हैं, कुछ प्लांट की मूवमेंट्स हैं जो डिफरेंट स्टिमुलस यानी मैसेज की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अगर कोई मूवमेंट हो रही है कि जिसका मैसेज जो है वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो ग्रेविटी जो है वो अगर किसी को खींचेगी तो अर्थ की तरफ खींचेगी। अर्थ के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो जियो है, तो ये मूवमेंट कहलाती है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म बेसिकली वो मूवमेंट होती है कि जिसका स्टिमुलस ग्रेविटी कह लें या अर्थ कह लें। अच्छा, अब शायद आपने पढ़ा हो कि अगर स्टिमुलस की तरफ जाएं तो पॉजिटिव मूवमेंट होती है और अगर उससे दूर जाए तो नेगेटिव मूवमेंट होती है। तो अगर मैं बात करूं रूट्स की, तो रूट्स चूँकि ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, तो रूट्स जो हैं वो शो करती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जबकि स्टेम जो है वो अवे जाता है तो स्टेम शो करता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये न्यूट्रिशन नहीं है, बेसिकली ये एक टाइप की मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं नटेशन। अभी जो नटेशन है ये बेसिकली जिगजैग मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक कोई डंडा है और ये एक बेल है, तो अगर आप इस बेल के पास की डंडा रख दें तो आपने नोट किया होगा कि ये इसके अराउंड मूव करना शुरू हो जाती है और इसी के ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है जिसके अंदर ये जिगजैग मूव कर रही है, ये ग्रोथ मूवमेंट होती है, ये स्पेशल टाइप की, ये कहलाती है नटेशन। नास्टिक मूवमेंट जो है और ट्रॉपिक मूवमेंट, ये दोनों ऐसी मूवमेंट होती हैं कि जिनके लिए मैसेज प्लांट की बॉडी के बाहर से आता है। जो नटेशन है उसका मैसेज अंदर से आता है, जबकि जो बाकी दो है ये बेसिकली हार्मोन के डिफरेंस की वजह से होता है। ये एक हार्मोन है जो ग्रोथ वाला हार्मोन है, दैट इज़ नोन एज ऑक्सिन, तो ये वाली मूवमेंट ऑक्सिन करवाता है, जबकि ये दोनों मूवमेंट जो है इनका मैसेज बाहर से आता है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये डायरेक्शनल होती है। जिस तरह ये जियोट्रॉपिज्म है ना, तो ट्रॉपिज्म जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल इस जगह से स्टिमुलस आ रहा है, ये स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस है ये, तो या तो मूवमेंट इसकी तरफ होगी या इससे अवे होगी, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट जो है ये कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो बहुत सारी मूवमेंट है, जैसे पानी की तरफ मूवमेंट हो रही है या केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रही है, या जहाँ यहाँ पर अभी हमने देखा कि अर्थ की तरफ मूवमेंट हो रही है। अच्छा, नास्टिक मूवमेंट जो होती है वो उसके अंदर भी जो स्टिमुलस होता है वो प्लांट की बॉडी के बाहर से ही आता है, लेकिन उसके अंदर कोई मूवमेंट डायरेक्शन में नहीं होती। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ा तो पौधा जो है या फ्लावर जो है वो बंद हो गया, और टेम्परेचर कम हुआ तो फ्लावर दोबारा खुल गया, या सुबह के वक्त लाइट पड़ी तो प्लांट खुल गया, फ्लावर खुल गया, और जब रात हो गई कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो अब ये किसी डायरेक्शन मूवमेंट नहीं हो रही, तो ऐसी मूवमेंट्स कहलाती हैं नास्टिक मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट जो है ये बेसिकली होती है जब प्लांट्स के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर पानी भर जाता है। प्लांट के सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जब पानी एंटर होता है इसके अंदर तो ये वैक्यूल का साइज़ बड़ा हो जाता है और ये सेल की वॉल से टकराने लगता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्जिड या हार्ड हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप पत्तों को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाते हैं, बिल्कुल इस तरह के हो जाते हैं, और जब आप पानी देते हैं तो वो इस तरह हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट हो रही है ये कहलाती है टर्गर मूवमेंट, जो टर्गर प्रेशर की वजह से होती है। ओके, अ साइकोलॉजिकल कंडीशन यूजुअली सीन इन गर्ल्स एंड यंग वुमेन विद लॉस ऑफ एपेटाइट। तो पहला क्लू तो था यंग वुमेन, दूसरा था लॉस ऑफ एपेटाइट। चैप्टर 12 के अंदर कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसके अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकाट्रिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर होता यह है कि ये यंग वुमेन के अंदर होता है, यंग गर्ल्स के अंदर होता है। उन्हें लगता है कि वो वेट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ रहा है, तो उनकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट भूख ख़त्म होने को कहते हैं। तो वो कुछ खाती पीती नहीं है, और अगर कभी कुछ खा पी लें तो गिल्ट होती है उन्हें कि शायद उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर वो खुद से वॉमिटिंग इंड्यूस करवाती है, खुद से उल्टी करने की कोशिश करती है ताकि वो जो खाए वो बाहर आ जाए।
इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कुछ खाना पीना नहीं लेंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा लीन हो जाती हैं वो, और उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बीमारियाँ होती हैं। ये वाली अदर जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी उसी में लिखी हुई हैं। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। ओबेसिटी को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है बेसिकली मेडिकल में, कि अगर आपका BMI जो है वो 30 से ज़्यादा आ रहा है। BMI किसे कहते हैं, आप अपना वेट लें और उसे डिवाइड करें अपनी हाइट से, तो आपके पास एक नंबर आएगा। अगर ये नंबर आ रहा है आपके पास 18.5 से लेकर 24.9 तक, तो आप हेल्दी हैं। अगर 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडर वेट हैं, अगर 24.9 से ऊपर आ रहा है तो आप ओवर वेट हैं, और अगर ये आपका नंबर 30 से ज़्यादा आ रहा है तो अब आप कहलाते हैं ओबीज़। ओबीज़ लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां कॉमन होती हैं, स्पेशली डायबिटीज़, मेलाइटिस, वो ओबीज़ लोगों के अंदर, मोटे लोगों के अंदर जो है बहुत कॉमन होता है। मेल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन बेसिकली कहते हैं डिफरेंस को, इनपुट और आउटपुट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसे हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का इनटेक जो है, खाना जो है वो ज़्यादा है लेकिन उसका वर्कआउट कम है, वो इस्तेमाल नहीं करता उस खाने को, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करता, वह बैठे रहता है, तो वो ओबीज़ हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ओवरवेट। जब आप जो खा रहे हैं उसे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो वो जमा होता जाएगा, तो आप ओवरवेट हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आप ओबीज़ हो जाएंगे। इसे भी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। और अगर कोई खा कम रहा है, वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है, तो वो बहुत बारीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं अंडरवेट। ये भी मेल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो अंडरवेट वाली जो कंडीशन है वो गरीब ममालिक के अंदर होती है, गरीब इलाकों में होती है, और ओवरवेट वाली जो कंडीशन है वो वेस्टर्न कंट्री के अंदर बहुत कॉमन है। अच्छा, ये क्या है भाई, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया कहते हैं एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को। बहुत सारे लोगों को खाने के बाद शिकायत होती है कि उन्हें बदहज़मी हो रही है, डकारें आने लगती हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है डिस्पेप्सिया। कई बार इसका कॉज भी नहीं पता होता, कोई रीज़न होता भी नहीं है जो मेडिकल को या डॉक्टर्स को पता हो, और उसके अलावा भी होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। इसके बाद ये हमारे पास एक कंडीशन है दैट इज़ नोन एज पेप्टिक अल्सर। अल्सर बेसिकली कहते हैं जो टिश्यू है उसके रिमूव हो जाने को, एक ज़ख्म बन जाने को। फॉर एग्जांपल ये एक स्किन की लेयर है, ठीक है, ये पूरी स्किन है। अब इसके अंदर हुआ ये कि इस तरह का एक ज़ख्म बन गया, यहाँ से स्किन जो है ये लॉस हो गई, इतना एरिया जो था स्किन का, ये वाला एरिया ये लॉस हो गया, तो हम इसे कहेंगे कि ये अल्सर बन गया है। अच्छा, अब होता क्यों है ये अल्सर, पेप्टिक अल्सर? या तो ये स्टमक के अंदर होता है या ये ड्यूडेनम के अंदर होता है। स्टमक के बाद जो पहला पार्ट होता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, ये उसके अंदर भी हो सकता है और ये स्टमक के अंदर भी हो सकता है। क्यों होता है भाई? दो रीज़न है बड़े इंपॉर्टेंट। या तो स्टमक का जो एसिड है उसका कंटेंट बढ़ जाए, अगर एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तो फिर वो अल्सर कॉज कर देगा। नॉर्मली एसिड जो है वो अल्सर कॉज नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एक अदद म्यूकस की लेयर होती है जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो या तो एसिड इतना ज़्यादा हो जाए कि ये म्यूकस नाकारा हो जाए, या म्यूकस ही कम बन रहा हो, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो चीज़ इसे बचा रही है, अगर वही कम बन रही है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर नॉर्मल एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा तब भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो एसिडिक कंडीशन की तरफ लेकर जाते हैं। स्मोकिंग जो है वो एसिडिक वो पेप्टिक अल्सर की तरफ लेकर जाती है, अल्कोहल जो है वो लेकर जाता है, कुछ इन्फेक्शंस हैं वो लेकर जाते हैं, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस।